हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 9वां नंबर चैप्टर चल रहा था। 9th नंबर चैप्टर में जो है ना थ्योरी का पहला डिस्कशन हो चुका था। आज लेक्चर 2 होगा, तो आइए लेक्चर 2 में हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए जवाब दीजिए। बताइए, पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? पहला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। भारत का स्थान कितना है पवन ऊर्जा में? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस राज्य में स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसके अलावे बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जल विद्युत कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है, बिल्कुल। उसके बाद बताइए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब और किस राज्य में स्थापित किया गया था? बताइए। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बताइए, एनएचपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, इसकी गठन कब की गई थी? 1975 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बताइए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में। कौन सा सोलर पार्क है? भडला सोलर पार्क। कौन सा सोलर पार्क है? भडला सोलर पार्क। वहीं अगर जहां दूसरा पूछा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? शक्ति स्थल। कौन सा आ जाएगा? शक्ति स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। और उसके अलावे बताइए, लास्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। कौन सा था? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, बिल्कुल। किसकी सहायता से किया गया था? अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता। इन सभी बातों को याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में टर्सरी युग के, भारत में किस युग के? टर्सरी युग के। टर्सरी युग के अवसादी चट्टान से, किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से जो है ना प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ को निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। टर्सरी युग के अवसादी चट्टान से निकाला जाता है। इसके अलावे देखिए, अवसादी चट्टान के ऊपरी भाग से, अवसादी चट्टान के ऊपरी भाग से जो प्राकृतिक गैस, ऊपरी भाग में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो बताइए, अवसादी चट्टान के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाया जाता है। इसके मध्य वाले भाग में जो खनिज तेल पाया जाता है। मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है? खनिज तेल। और सबसे निचले वाले भाग में जो ना जल पाया जाता है। सबसे निचले वाले भाग में जल पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद देखिए, 90% हाइड्रोकार्बन, खनिज पदार्थ, खनिज तेल में जो ना 90% हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। उन 90% में जो ना 70% खनिज तेल पाया जाता है और 20% जल पाया जाता है। इनको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को भारत के दो संस्था के द्वारा निकाला जाता है। उसमें से पहला है ओएनजीसी, जिसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। 1956 ईस्वी में किया गया था, जो एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद दूसरा संस्था है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको कि OIL कहते हैं। इसका गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। इन्हीं दो संस्था के द्वारा जो ना भारत में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल को निकाला जाता है, याद रखना है। उसके अलावा देखिए, भारत में पूछा जाएगा, प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहां किया गया था? तो बोलना है असम में किया गया था और 1901 ईस्वी में किया गया था। इन बातों को याद रखना है। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद, भारत के आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का
प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहां किया गया था? तो 1954 में महाराष्ट्र में किया गया था। कहां किया गया था? 1954 में महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में किया था। उसके अलावे देखिए, अगर जहां पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम तेल कुआं का खोज कब किया गया था, खोज की बात बता रहा है। अगर जहां खोज पूछा जाएगा तो आपको असम के माकुम क्षेत्र में, असम के किस क्षेत्र में? माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में 1867 1867 ईस्वी में खोजा गया था। वहीं पूछा जाएगा सर्वप्रथम इस तेल कुआं की खुदाई कब की गई थी? वही पूछा जाएगा सर्वप्रथम तेल कुआं की खुदाई कब की गई थी और किस क्षेत्र में किया गया था? तो असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था और 1889 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? इन दोनों बातों को याद रखना है। चलिए फिर से याद कराते हैं। हमने बताया भारत में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को भारत के दो संस्था के द्वारा निकाला जाता है। उसमें से पहला संस्था हमने बताया ओएनजीसी, जिसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था, जो एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमने बताया ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल, जिसका गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। इन दोनों संस्था के द्वारा ही भारत में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल को निकाला जाता है। इसके अलावे हमने बताया कि भारत का, अगर जहां पूछा जाएगा भारत का प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहां किया गया था, तो 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था। वहीं पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था, तो प्रथम तेल परिशोधनशाला का गठन कब और कहां किया गया था? तो मुंबई में किया था, 1954 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावे हमने बताया, अगर जहां पूछा जाएगा कि तेल कुआं का खोज सर्वप्रथम कब और कहां किया गया था, तेल कुआं का खोज सर्वप्रथम कब और कहां किया गया था, तो असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था और 1867 ईस्वी में किया गया था। यहीं पे हमने ये बताया कि अगर जब पूछा जाएगा प्रथम तेल कुआं की खुदाई कब की गई, तो असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था और 1889 ईस्वी में किया गया था। इन सभी बातों को याद रखना। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख ले, हमेशा पूछा गया और यहां से पूछा ही जाएगा। तो इस पॉइंट को बार बार आप रिवीजन करें। तो चलिए आगे बढ़ते। इसके अलावा देखिए, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। कौन सा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, पहला है डिगबोई। अभी हमने बताया डिगबोई किस राज्य में अवस्थित है? असम में है। उसके अलावा सुरमा घाटी, कौन सा? सुरमा घाटी। और नहरकटिया, कौन सा? नहरकटिया। सुरमा घाटी, नहरकटिया और डिगबोई, ये तेल क्षेत्र असम में है। कहां पे है? असम में। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में दो तेल क्षेत्र है। कौन कौन से? पहला देखिए खारसंग, कौन सा? दूसरा निगरू क्षेत्र, कौन सा? निगरू क्षेत्र। तीसरा देखिए, अब आइए नागालैंड में। नागालैंड में जो है एक क्षेत्र है। कौन, कितना क्षेत्र है? एक क्षेत्र है, उसका नाम है बोरहोल्ला क्षेत्र। कौन सा? तो बताइए बोरहोल्ला तेल क्षेत्र किस राज्य में है? नागालैंड में। उसके बाद देखिए गुजरात में। गुजरात का इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। गुजरात में पहला हो गया अंकलेश्वर। कौन सा? अंकलेश्वर किस राज्य में है? गुजरात में। वहीं पूछा जाए ओंकारेश्वर किस राज्य में है? क्या बोलना है? मध्य प्रदेश में। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद खंभात तेल क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? गुजरात में। कलोल क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? गुजरात में। मेहसाना क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? कोसांबा क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? सानंद क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? आलिया बेट, इंपोर्टेंट है। आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात में किस राज्य में? गुजरात में। लूनेज, ये भी गुजरात में किस राज्य में? यहाँ पे आपको गुजरात में इंपोर्टेंट लगाना है, अंकलेश्वर को लगाना है, कलोल को लगाना है, मेहसाना को लगाना है और आलिया बेट को लगाना है। इन तीनों चारों को इंपोर्टेंट आप लगा लेंगे। इन तीनों चारों से क्वेश्चन पूछा गया और अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। आइए अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में तीन तेल क्षेत्र है। तीन में पहला है देखिए मुंबई हाईतट। कौन सा? मुंबई हाईतट। दूसरा है बेसिन। कौन सा? बेसिन। तीसरा है मन्ना मुक्ता क्षेत्र। कौन सा? पन्ना मुक्ता क्षेत्र। ये महाराष्ट्र में है ये तीनों। उसके बाद देखिए राजस्थान में भी तीन तेल क्षेत्र है। उसमें पहला हो गया बीकानेर। कौन सा? दूसरा हो गया जैसलमेर। कौन सा? तीसरा हो गया बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। याद रखना है। देखिए असम वाला आपको मुख्य तौर पर याद रखना है और गुजरात वाला याद रखना है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते। इसके अलावा देखिए
इन राज्यों के अलावा कहां कहां तेल क्षेत्र पाया जाता है? नदी घाटी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो पहला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। कौन सा इंपॉर्टेंट है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो है ना तेल क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद कृष्णा नदी घाटी। कौन सा? उसके बाद गोदावरी नदी घाटी। कौन सा? उसके बाद कावेरी नदी घाटी। कौन सा? इन नदी घाटी के क्षेत्र में जो है ना खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ये नदी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो नदी के संदर्भ में आप याद रखेंगे। हमने राज्य के संदर्भ में असम और गुजरात का बताया, और नदी के क्षेत्र में सबको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी बेसिन, इन सभी से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, VBI है। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडारण पूछा जाएगा। प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडारण पूछा जाएगा तो पूर्वी तट। कौन सा तट? पूर्वी तट, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट, ठीक ना, पूर्वी तट, वही पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा उत्पादन प्राकृतिक गैस का कौन सा राज्य करता है? तो असम बोलना है। कौन सा? असम बोलना है, याद रखना है। उसके बाद आइए प्राकृतिक पेट्रोलियम की बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो है ना पेट्रोलियम का भंडारण असम राज्य करता है। तो बताइए पेट्रोलियम का भंडारण सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? असम। वही उत्पादन पूछा जाएगा तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। इन दोनों बातों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते। भारत के प्रमुख तेल परिशोधनशाला और एक तरफ राज्य, कौन सा परिशोधनशाला किस राज्य में है, ये देखना है हम लोग को और याद करना है, डाटा है, पूछा जाता है। आइए पहला जामनगर। कौन सा? जामनगर गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। कोयली तेल परिशोधनशाला, ये भी गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। जामनगर इंपॉर्टेंट है, कोयली भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। उसके बाद है ये मथुरा तेल परिशोधनशाला उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। बरौनी बिहार में। बरौनी, ये क्वेश्चन पूछा गया, BPSC का पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि बरौनी तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद आइए मंगलुरु कर्नाटक। कहां पे? कर्नाटक। भटिंडा पंजाब। कहां पे? भटिंडा पंजाब। उसके बाद नुमालीगढ़ असम में। कहां पे? असम में। उसके बाद आइए तातीपाका आंध्र प्रदेश में। कहां पे? वीना मध्य प्रदेश में। कहां पे? वादीनर गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। देखिए इसमें आपको याद रखना है, जामनगर कोयली याद रखना है, गुजरात में है। बरौनी याद रखना है, बिहार में है। बरौनी याद रखना है, बिहार में है। उसके अलावा आपको भटिंडा रखना है, पंजाब में, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, पंजाब में, इसको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है वादीनर गुजरात में, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट तौर पे इसको याद रखना है। बाकी ऐसे तो सबको याद रखना है, अगर जब विशेष तौर पे आपको याद रखना हो तो इन सभी को याद रखें जो हमने अभी बताया। उसके बाद ये भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है, लेकिन भारत की जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं करते हैं। बिल्कुल ये बात सही। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करता है। क्या करता है? आयात करता। वही हमने बताया था चाय जो कि सबसे ज्यादा असम में उगाया जाता है, उत्तम कोटि का दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। इसके कारण जो भारत जो है चाय का निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात करता है। पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आगे बढ़िए। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए एनटीपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, इसका गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया कि एनटीपीसी का गठन कब किया गया, तो क्या बोलना है? 1975। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, कोयला के बारे में देखते हैं हम लोग। कोयला, इससे जो है ना, इससे उष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसके अलावा देखिए एनटीपीसी में कोयला का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल, कोयला का प्रयोग कर क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है। तो बताइए काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। उद्योग की रोटी भी कोयला को कहा जाता है। तो बताइए उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है? कोयला को। पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उद्योगों की जननी भी कोयला को कहा जाता है। तो बताइए उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को। इन तीनों को याद रखेंगे। काला सोना बोला जाएगा तो आपको कोयला मारना है, पेट्रोलियम नहीं मारना है। काला सोना बोला जाएगा तो
कोयला मारना है। उद्योग की रोटी भी बोला जाएगा तो कोयला मारने, उद्योगों की जननी बोला जाएगा तो कोयला, इन सभी को जो है ना कोयला ही बोला जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। कोयला का मुख्यतः 4 प्रकार है। कितना प्रकार? 4 प्रकार। इन्हीं चारों प्रकारों से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए तो इसको ध्यान से डिस्कस करना है। तो बताइए कोयला का कितना प्रकार है? 4 प्रकार। देखिए सबसे अच्छा कोयला और सबसे खराब कोयला किसे कहा जाता है? सबसे अच्छा कोयला उसे कहा जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसे उत्तम कोटि का कोयला कहा जाता है। और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, सबसे कम होती है, उसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है, यानी खराब कोयला कहा जाता है। अब देखिए अगर जहां यहीं पे पूछा जाएगा पीट कोयला के बारे में, पीट कोयला से यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में उल्टा के देख लें कि पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो पीट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है ना 40% से कम पाई जाती है। 40% से कम। 20% ऑप्शन में देखिए पूछा गया, 20% सही था आंसर उसका। 20%, 50%, 60%, 70% इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो 40% से कम। कितना प्रतिशत से कम? 40% से कम। याद रखना है। तो बताइए पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है? 40% से कम पाया जाता है। उसके बाद आइए लिग्नाइट कोयला, दूसरा में है लिग्नाइट कोयला। इसमें जानते हैं कोयला कार्बन की मात्रा 40 से 50% पाया जाता है। तो बताइए लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 50% पाया जाता है। ये देखिए पीट कोयला से थोड़ा अच्छा कोयला हुआ, पीट कोयला से थोड़ा अच्छा कोयला लिग्नाइट कोयला हुआ। और इसमें सबसे खराब कोयला पीट कोयला ही होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हमने बताया कोयला को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें से पहला हमने बताया पीट कोयला। पीट कोयला में जो इन चारों में से सबसे कम अगर कार्बन की मात्रा पाया जाता है तो वो पीट कोयला ही है, 40% से कम। इससे थोड़ा अच्छा होता है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% पाया जाता है। याद रखना है। तो बताइए लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 50%। देखिए लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए लिग्नाइट कोयला को कौन सा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। देखिए ये कोयला जो है लिग्नाइट कोयला जो है मुख्य तौर पर जो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। तो बताइए तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में कौन सा कोयला पाया जाता है? निग्लाइट कोयला। उसके बाद राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, उसके अलावा केरल और गुजरात में, इन सभी क्षेत्रों में जो है लिग्नाइट कोयला की प्रधानता होती है। याद रखना है। तीसरा कोयला यह बिटुमिनस कोयला। देखिए बिटुमिनस कोयला भारत में अगर जहां सबसे ज्यादा कोई कोयला पाया जाता है तो वो है बिटुमिनस कोयला है। लेकिन यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80% तक होती है, 50 से 80% तक होती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा यही कोयला पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला का जो है ना बिटुमिनस कोयला जो है ना गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाया जाता है। किस क्रम के चट्टान में? हमने जब चट्टानों का डिस्कशन कर रहा था तो उस टाइम हमने बताया था कि चट्टानों को ADK आर्कियन क्रम का चट्टान, उसके बाद बिंद क्रम का, कुडप्पा क्रम का, गोंडवाना क्रम का, हमने उस टाइम बताया था। गोंडवाना क्रम का चट्टान में जो है ना भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से ही निकाला जाता है। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस क्षेत्र से निकाला जाता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान से निकाला जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50 से 80% होती है। याद रखना। इसके बाद आइए चौथा होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से अधिक होती है, यानी 95%, 96% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो बताइए एंथ्रासाइट कोयला जो कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 80 से 95%। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला को जो है ना जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से निकाला जाता है। कहां से? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर के रियासती क्षेत्र से। कहां से? रियासी क्षेत्र से निकाला जाता है। तो बताइए आइए इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95% होता है। यह कोयला किस क्षेत्र से निकाला जाता है? जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र से निकाला जाता है। उसके बाद बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है?
बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50 से 80% होती है। बिटुमिनस कोयला जो है ना, बिटुमिनस कोयला भारत में किस चट्टान से निकाला जाता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान से निकाला जाता है। उसके बाद हमने बताया लिग्नाइट में, लिग्नाइट देखिए सबसे खराब कोयला पीट कोयला, जिसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका लिग्नाइट कोयला, तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिटुमिनस कोयला, चौथे नंबर पे आ जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो बताइए, आप एक बार फिर से बताइए, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40% से कम होती है। यह कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक कोयला इसी को कहा जाता है। प्राथमिक कोयला पीट कोयला ही है। प्राथमिक कोयला पीट कोयला है कि पीट कोयला ही है। दूसरे पे है लिग्नाइट। लिग्नाइट 40 से 50। याद रखना है, बार बार कह रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्षेत्र में पाया जाता है और कौन सा कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, याद रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। भारत में निम्न नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। देखिए किन किन नदी घाटी में कोयला पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में जो है ना सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी। इसके अलावा महानदी घाटी, कौन सी? महानदी। इसके अलावा गोदावरी नदी घाटी, कौन सी? चौथा नंबर पर आ जाएगा सोन नदी घाटी, कौन सी? इन चारों को याद रखना, हमेशा इन चारों से क्वेश्चन पूछा गया। कहां से, किस नदी घाटी से कोयला का उत्पादन किया जाता है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी। इन चारों नदी घाटी से कोयला का उत्पादन किया जाता है। याद रखना, इनमें भी सबसे ज्यादा दामोदर नदी घाटी से कोयला का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कोयला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, बिल्कुल अभी हमने बताया। उसके अलावा देखिए झारखंड, झारखंड का झरिया सबसे अधिक कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए सबसे ज्यादा कोयला खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? झारखंड का झरिया प्रसिद्ध है, बिल्कुल। देखिए कोयला का अगर जब भंडारण बोला जाएगा, सबसे ज्यादा इसका भंडारण कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड बोलना है। कौन सा? झारखंड। वही पूछा जाएगा कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़ बोलना है। कौन सा? कंफ्यूज नहीं करना है, इन दोनों बातों से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा भंडारण कौन करता है और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कौन सा राज्य करता है? झारखंड करता है। सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़ करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोयला पर आधारित एनटीपीसी केंद्र, कौन सा एनटीपीसी केंद्र किस राज्य में, क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखते हैं। बार देखिए, बार बिहार में है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बार एनटीपीसी केंद्र किस राज्य में है, किस जगह दे दिया था, ऑप्शन में जगह दिया था, तो पटना, बिहार के पटना में स्थित है। तो बताइए बार एनटीपीसी केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार के पटना में। कहलगांव, ये भी पूछा हुआ है, ये दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहलगांव एनटीपीसी केंद्र किस राज्य में है? भागलपुर, बिहार के भागलपुर में। राज्य याद करना है आपको, जिला याद करना है, जिला के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। तो कहां बोलना है? कहलगांव, भागलपुर जिला, भागलपुर जिला याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। उसके अलावा आइए बंदरपुर एनटीपीसी केंद्र दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में। उसके बाद ये फरक्का एनटीपीसी केंद्र पश्चिम बंगाल में। कहां पे? रामकुंडम, देखिए रामकुंडम जो है ना, रामकुंडम एनटीपीसी केंद्र तेलंगाना में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए रामाकुंडम एनटीपीसी केंद्र किस राज्य में है? तेलंगाना। कोरबा छत्तीसगढ़ के कोरबा से ही सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो बताइए कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखना। रिहंद देखिए उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? रिहंद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आइए दादरी और ठांडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। याद रखना। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। खड़गांव, ये देखिए खड़क गांव जो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बोगाई गांव इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाइए। बोगाई गांव कहाँ पे? असम में, बिल्कुल। तलचर, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए। तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में। एनटीपीसी केंद्र है, ये सभी एनटीपीसी केंद्र है। तो तलचर कहाँ पे है? उसके बाद आइए दलीप पार्ली ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद आइए सीपल छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? देखिए सीपल और कोरबा दोनों छत्तीसगढ़, ठीक है। तलचर और दाली पार्ली ये ओडिशा में। तलचर और दाली पार्ली
ओडिशा में ये दोनों। उसके बाद ये मौदा, मौदा महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बरौनी बिहार में, कहाँ पे? बरौनी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बरौनी कहाँ है? बिहार में। बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, बिहार में जितना भी एनटीपीसी केंद्र है, कहाँ पे है, किस जिला में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के संदर्भ में। आइए आगे बढ़ते हैं। डाटा है, याद करना है, डाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए खनिज संसाधन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला वैसा पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें अपना रासायनिक और भौतिक गुण मौजूद होते हैं, जिसमें अपना रासायनिक और भौतिक गुण मौजूद रहते हैं, जिसे उत्खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। बिल्कुल खनिज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको याद रखना है, खनिज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? खनिज दो प्रकार पे होता है। अब देखिए, पहला आता है धात्विक खनिज। कौन सा? धात्विक खनिज। और दूसरा आता है अधात्विक खनिज। कौन सा? अधात्विक खनिज। यही पूछा जाता है, धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या कौन से आते हैं और अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और ये क्या उष्मा का सुचालक है, ये कुचालक है, यही मुख्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है उष्मा और विद्युत का जो है ना सुचालक है। क्या है? तो बताइए, उष्मा और विद्युत का सुचालक कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क आता है। कौन सा आता है? लौह अयस्क। उसके अलावा आता है मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। इसके अलावा तांबा। कौन सा? तांबा। उसके अलावा आता है टंगस्टन। कौन सा? देखिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन। इन चारों जो है ना आपको धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और धात्विक खनिज जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा आइए अधात्विक खनिज के बारे में देखते हैं। देखिए, अधात्विक खनिज जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। अपोजिट, जहां धात्विक खनिज सुचालक होता है, वहीं अधात्विक खनिज क्या होता है? कुचालक होता है। याद रखना है। देखिए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, अधात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं? पहला चूना पत्थर। कौन सा? दूसरा संगमरमर। कौन सा? संगमरमर। देखिए, धात्विक खनिज के अंदर चूना पत्थर और संगमरमर धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। इन दोनों बात को याद रखना है। धात्विक खनिज में जो है ना विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। इसके अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा और टंगस्टन आते हैं। याद रखना है, विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक है, और कौन कौन इससे अंतर आते हैं, इसको याद रखना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। इस बातों का डिस्कशन हमने पहले क्लास में ही किया था कि भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन कहाँ पे पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों को 4 पेटी में बांटा गया। कितने पेटी में? 4 पेटी में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। कितने पेटी में बांटा गया? 4 पेटी में। इन चारों पेटी का आपको नाम रखना, याद रखना। आइए, पहला है उत्तर पूर्वी पेटी। कौन सा? उत्तर पूर्वी पेटी। देखिए, उत्तर पूर्वी पेटी में ही जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना खनिज का उत्पादन किया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो बताइए, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी पेटी में। उत्तरी पूर्वी पेटी में। उसके बाद ये दूसरा नंबर पे उत्तरी पश्चिमी पेटी या फिर अरावली पेटी, जिसको कि राजस्थान वाला कह सकते हैं आप। उत्तरी पश्चिमी पेटी या फिर अरावली पेटी, समझे ना। तीसरा नंबर पे आ जाएगा मध्यवर्ती पेटी। कौन सा पेटी? चौथा नंबर में आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पेटी। कौन सा पेटी? तो बताइए, भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधन को कितने पेटी में बांटा गया? 4 पेटी में। चारों पेटी का नाम बताइए। पहला बताइए उत्तर पूर्वी पेटी। दूसरा बताइए उत्तर पश्चिमी पेटी या फिर अरावली पेटी। तीसरा बताइए मध्यवर्ती पेटी। चौथा बताइए दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब बताइए, सबसे इन चारों पेटियों में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन का उत्पादन किस पेटी से किया जाता है? उत्तरी पूर्वी पेटी। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते देखिए, भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन उत्तर पूर्वी पेटी में पाया जाता है। बिल्कुल अभी हमने बताया, ये बात को याद रखना। इसके अलावा देखिए, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हमने पहले बताया था कि छोटा नागपुर के पठार को जो है ना भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रूर प्रदेश? क्योंकि यहाँ पे धात्विक खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। धात्विक खनिज
सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखना है। तो बताइए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ करम का चट्टान धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, हमने बताया अभी तुरंत बताया। तो बताइए धारवाड़ करम का चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए। उसमें भी कौन कौन से खनिज के लिए? तो पहला होगा लो अयस्क, कौन सा? लो अयस्क। और उसके बाद तांबा, कौन सा? तांबा सोना, तांबा सोना। उसके बाद आपके लो अयस्क। इन सभी जो है ये सभी जो है ना धात्विक खनिज के लिए, धात्विक खनिज के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि धारवाड़ करम के चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए हमने बताया था कोयला के लिए कौन सा करम का चट्टान प्रसिद्ध है? गोंडवाना करम का चट्टान प्रसिद्ध है, गोंडवाना करम का चट्टान प्रसिद्ध है। देखिए इसमें जितना भी है डाटा है, सिर्फ डाटा है। और ये इस चैप्टर से जो है ना किसी भी एग्जाम में आप उल्टा के देख लीजिए, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बीपीएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी दरोगा में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य एग्जाम में जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, इन सभी में जो है ना 1 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो ये डाटा वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। बार बार रिवीजन करेंगे। हमने जितना बार एक क्वेश्चन को हम चाहते हैं 2-3 बार बोलने को, तो आप भी 2-3 बार उसको बोलिए, मुंह को खोलिए, तभी जो है ना ये क्वेश्चन याद होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं, इससे आपको याद होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। हम जितना बार बोलते हैं मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, तभी आपको याद आएगा, याद रहेगा। और ये डाटा वाला है, डाटा वाला से क्वेश्चन पूछा जाता है और डाटा वाले में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो इसको बार बार रिवीजन करना है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।